आज के वीडियो में हम ब्रीद इन पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे। ब्रीद इन पैटर्न क्या होता है, गलत तरीके का ब्रीद इन पैटर्न कैसा होता है, सही तरीके का ब्रीद इन पैटर्न कैसे होता है, उसको सही कैसे किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ब्रीद इन पैटर्न होता क्या है। ब्रीद इन पैटर्न का मतलब होता है कि किस तरीके से आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। मतलब श्वास को कैसे आप अंदर ले रहे हैं और श्वास को कैसे आप छोड़ रहे हैं, यही है आपका ब्रीदिंग पैटर्न। अब हम इसे काउंट कैसे करें, मतलब मेजर कैसे करें कि ब्रीदिंग पैटर्न कम है या ज़्यादा है, गलत है या सही है, या फिर सही ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है, इसके लिए एक मेजरमेंट होना चाहिए। तो अगर आप ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, उसको हम अगर एक काउंट मान लें, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये एक काउंट। तो अगर आप 1 मिनट का अलार्म सेट करें और 1 मिनट में आपका ये काउंट, ब्रेथ का काउंट अगर 12 से कम आता है तो डेंजर बात है, और अगर 20 से ज़्यादा आता है तो भी चिंताजनक बात है। मतलब 1 मिनट में अगर आप 12 से कम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और 20 से ज़्यादा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आती है एक मेडिकल कंडीशन। अगर आप 1 मिनट में 12 से कम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को उतना एयर का फ्लो नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। आपके एयर का फ्लो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का फ्लो कम है, ठीक है? और अगर आपका एयर फ्लो 20 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है आप हद से ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में। तो दोनों ही खराब है। एक में ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत फास्ट हो रहा है, एक में ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत स्लो हो रहा है। तो जहाँ स्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन, जहाँ फास्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन। अब हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन में पहला तो ब्रीदिंग आप स्लो करते हैं, दूसरा आप कार्बन डाइऑक्साइड को उतना थ्रो आउट नहीं करते हैं जितना आपको करना चाहिए। आप ऑक्सीजन भी शैलो करते हैं, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी आप कम एक्सहेल कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन तो पूरी जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर नहीं आती है। बट कुछ कंडीशन में ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी नहीं जा रही है और ऑक्सीजन भी पूरी नहीं जा रही है। बट मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एक्सहेलेशन इसमें नहीं होता है, रिटेन करके आप रखते हैं, तो वो कंडीशन होती है हाइपो वेंटिलेशन। तो ऐसा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर एक्सहेल नहीं करते हैं, उसका रिटेंशन करते हैं, तो आपका ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई चला जाता है, और फिर आपको हाइपोथायराइड से हाइपो वेंटिलेशन से गुजरना पड़ता है। आप हाइपोवेंटिलेशन में ब्रीदिंग कैसे करते होंगे, कैसे दिखता होगा कि ये हाइपोवेंटिलेशन की स्टेज है? तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। स्लो ब्रीद इन, शैलो ब्रीद इन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। देखिए कैसे। तो इनहेलेशन ज़्यादा हो रहा है, एक्सहेलेशन कम हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रिटेन हो रही है, अंदर रोक के रख रहे हैं। तो ये एक तरीका गलत है ब्रीदिंग करने का, इसीलिए हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा? अनवांटेडली आपका वेट बढ़ेगा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोवेंटिलेशन दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ता है और हाइपोवेंटिलेशन में भी आपका वेट अनवांटेडली बढ़ने लगता है, चाहे फिर आप डाइट कितनी भी कंट्रोल कर लें। आपको लगेगा मैं तो खाना भी अच्छे से खा रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसका रीज़न है हाइपोवेंटिलेशन। और आपकी बॉडी में कुछ जगहों में आपको स्वेलिंग आने लगेगी, स्पेशली आपकी एड़ियों में स्वेलिंग आने लगेगी, पैरों में स्वेलिंग आने लगेगी। ये एक सिम्पटम है हाइपोवेंटिलेशन का। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी।
आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो रही है, और ब्रेन की जो जितनी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको नींद में ये चीज़ हाईलाइट होती है और नींद डिस्टर्ब होती है। और अगर आप इसको क्योर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे फिर इंसोम्निया होगा, जो कि एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है, या फिर एपनिया होगा। एपनिया होता है ब्रीदिंग डिस्टर्बेंस होने की वजह से। जब आपकी नींद में ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से एपनिया का प्रॉब्लम आता है, नींद नहीं आएगी। ये कुछ सिम्पटम है। आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, थ्रू आउट द डे टायर्ड फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे, रिज़र्व फील करेंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो लोनली फील करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, डाउन एनर्जी फील करेंगे। आप पूरी कोशिश तो करेंगे एनर्जी लगाने की, जिन काम में आप लगे हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, बट लगेगा नहीं। तो ये कुछ सिम्पटम है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, और आपकी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में है। अब आते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में हाइपो वेंटिलेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट रहती है, आप हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में चली जाती है। अब हाइपर वेंटिलेशन में ब्रीदिंग कैसे करते हैं? ब्रीद इन फास्ट, ब्रीद आउट एक्सेजरेटेड एंड स्लो एंड एक्स्ट्रा। समटाइम मुंह से होता है, ये कब होता है? जब आप पैनिक होते हैं, कुछ डर लगता है, कुछ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और क्या सिम्पटम है कि आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में है? सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, छाती के आसपास दर्द। मैं हार्ट में ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट में ब्लॉकेज आता है तब भी हार्ट में पेन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, वो अलग चीज़ है। छाती के आसपास हल्का भी पेन हो रहा है, वो फास्ट ब्रीदिंग होने से, ब्रीदिंग की डिस्टर्बेंस होने से ये रिबकेज और चेस्ट के आसपास कुछ प्रेशर बन जाता है, उससे आपकी चेस्ट पेन करने लगती है। तो अ, वो एक सिम्पटम है। आपके मुँह के आसपास आपको ड्राई लगेगा हमेशा। आप पानी पी लेंगे फिर भी आपको ड्राई फील होगा। आप बहुत इरिटेटिंग महसूस करेंगे, बहुत रेस्टलेस महसूस करेंगे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आप हैं, तो ये कुछ सिम्पटम है आपके हाइपर वेंटिलेशन के। हाइपर वेंटिलेशन जो किसी भी चीज़ को हाई लेवल पे ट्रिगर कर देता है, और हाइपर वेंटिलेशन जो किसी भी चीज़ को डाउन कर देता है। ये कुछ सिम्पटम है। तो 12 से नीचे आया तो हाइपोवेंटिलेशन, 20 से ऊपर आया तो हाइपरवेंटिलेशन। तो ना 12 अच्छा है, ना 20 अच्छा है। ओके, इसके अलावा 13 एंड 14 काउंट अगर आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आ रहा है विद इन अ मिनट, वो भी अच्छा नहीं है, वो बॉर्डर लाइन हाइपोवेंटिलेशन है। और अगर 18 एंड 19 आ रहा है वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन हाइपरवेंटिलेशन है। तो बेस्ट काउंट है 15, 16, 17। तो एक मिनट में 15, 16, 17 काउंट अगर आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का आ रहा है तो आपके लंग सेफ है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम कर रहा है। यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। तो अब हम आते हैं करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है। तो उसके लिए आपको करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न को सीखना पड़ेगा। करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न को आप बोल सकते हैं हाउ टू ब्रीद इन प्रॉपरली, ब्रीद आउट प्रॉपरली, कैसे अच्छे से ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें। डीप ब्रीदिंग भी आप उसको बोल सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। तो जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से इनहेल कैसे किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर तरीके से एक्सहेल कैसे किया जाता है। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो एयर सबसे पहले आपके पेट में जानी चाहिए और फिर छाती में जानी चाहिए। और जब आप ब्रीद आउट करेंगे इसका उल्टा होना चाहिए, पहले आप छाती को खाली करेंगे और फिर पेट को खाली करेंगे। एक बार और सुनिएगा, ब्रीद इन करेंगे तो पेट भरेंगे और फिर चेस्ट भरेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो पहले चेस्ट खाली करेंगे और फिर पेट खाली करेंगे। ये होगा आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रॉपर तरीका। और इस तरीके से आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। इसको मैं ब्रीद इन इन 4 डायमेंशन बोलता हूँ, 4 तरीके से एयर का अंदर और बाहर आना। अब पेट को क्यों हम पहले फुलाएंगे, क्यों हम डायरेक्ट छाती पे नहीं भरेंगे, लंग तो हमारे ऊपर है, पेट को क्यों फुलाएंगे? अब हम यहाँ पे थोड़ा मेडिकल साइंस को योगा के साथ मिक्स करते हुए समझते हैं। इसीलिए योगा अगर सीखना है, सिखाना है, मेडिकल साइंस को पढ़िए, उसको जानिए। कोई भी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर हो सकते हैं,
उनके सानिध्य में जाइए। डॉक्टर बहुत नॉलेजेबल होते हैं, अपनी ज़िंदगी के 8-8, 10-10 साल वो अपनी पढ़ाई में लगा देते हैं, उनको चश्मे चढ़ जाते हैं। तो उन डॉक्टर्स के पास जाइए, उन डॉक्टर से सीखिए ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, मेडिकल साइंस क्या है, फिर उसको अपनी योगा के आर्ट में मिलाइए। विदाउट मेडिकल इन्फॉर्मेशन, विदाउट मेडिकल साइंस की नॉलेज के योगा नहीं सिखाया जा सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में डॉक्टरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मैं उन सभी डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मेरी ये नॉलेज थोड़ा बताने लायक बनी है। तो ठीक है, यहाँ पे साइंस कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, ये छाती है ना, इसके जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है डायाफ्राम। जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो डायाफ्राम अप एंड डाउन जाता है, बट ऐसा क्या करें कि डायफ्राम प्रॉपर नीचे जाए और प्रॉपर ऊपर आए, उसके लिए आपको अपने एब्डोमिनल मसल को यूज़ करना पड़ता है। अब क्यों यूज़ करना पड़ता है? क्योंकि जब आप पेट को फुलाते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे जाता है, और आपके डायफ्राम नीचे जाने की वजह से क्या फ़ायदा होता है, लंग्स को ना एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। तो पेट का फूलना इसलिए ज़रूरी है ताकि डायफ्राम थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे पुश हो और लंग्स को एक्स्ट्रा स्पेस मिले और लंग्स खूब सारी ऑक्सीजन को इनहेल करें। एक और पेट का दबना इसलिए ज़रूरी है ताकि डायफ्राम बैक अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो, ताकि लंग्स को एक्स्ट्रा पुश मिले और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से एक्सेल कर पाए। तो लंग्स के प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है डायफ्राम का। डायफ्राम को पुल एंड डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है पेट का, इसलिए ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते समय पेट का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Without moving your belly, you cannot do proper breathing. इसीलिए वो लोग बोलते हैं ना, पेट निकला है यार, ये बहुत डेंजरस होता है, पेट निकलना अच्छा नहीं होता। साइंटिफिक रीज़न, पेट निकला है, पेट के चारों ओर इतना मास इकट्ठा हो गया है, तो पेट मूव कैसे करेगा, और अगर पेट मूव नहीं करेगा तो डायफ्राम को कैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। डायफ्राम को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लंग्स को कैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। और अगर लंग्स को नहीं मिलेगा सपोर्ट तो फिर आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे। फिर आपने देखा होगा बहुत से लोग जो मोटे होते हैं वैसे ब्रीदिंग करते हैं, नेज़ल में इतनी ताकत ही नहीं कि एयर को ले सके, तो मुंह से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पेट का इम्पोर्टेंस ये है। डायफ्राम के अलावा 3 और बॉडी पार्ट्स हैं जो आपके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपका रिब केज फैलता है और स्क्वीज़ होता है। रिब केज से अटैच्ड इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब केज से जुड़ी होती है वो भी एक्सपेंड होती हैं, स्क्वीज़ होती हैं, और उसके बाद आती है आपकी स्पाइन। आपकी स्पाइन को भी आपको फ्लेक्स करना है जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, की प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग पैटर्न को सीखें। बहुत से लोग बोलते हैं जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें तो स्पाइन को यूज़ मत कीजिए। नहीं, करिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए, बट एक्स्ट्रा यूज़ मत कीजिए। जैसे कि स्पाइन को आप हल्का-फुल्का फ्लेक्स कर सकते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के टाइम पे, बट ये मत करिए। ये तो मज़हरी आसन का हिस्सा है। इसको बाद में हम जब योगा फॉर फ्लेक्सिंग योर स्पाइन, योगा फॉर रिकवरिंग फ्रॉम स्पाइन इंजरी, योगा फॉर स्पाइन की स्पाइनल कॉर्ड से स्ट्रेंथ, योगा फॉर एनर्जी चैनल्स, जब हम ये चीज़ें करेंगे तब मैं स्पाइन के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। फिर वो 33 वर्टिब्रेज, लंबर एरिया, थोरेसिक एरिया, सर्वाइकल, सेक्ट्रम, कोसेक्स, इन सब के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊँगा, बट आज हमारा टारगेट है डीप ब्रीथिंग। तो हल्की-फुल्की स्पाइन आप फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ब्रीथ इन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पेट में एयर भरेंगे, फिर चेस्ट में भरेंगे। ब्रीथ आउट करें तो कैसे करेंगे, पहले चेस्ट खाली करेंगे, फिर पेट खाली करेंगे। अब मैं आपको इसको एक बार करके दिखाता हूँ। साइड से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरा पेट और चेस्ट का मूवमेंट छाती और रिब केज के साथ देख सकें। देखिए, पेट को फुलाएँगे, फिर चेस्ट को फुलाएँगे, पेट को खाली करें, सॉरी, चेस्ट को खाली करेंगे, पेट को खाली करेंगे। अब मैं एक बार और करता हूँ। सामने देखेंगे आई लेवल पे, ना ऊपर ना नीचे। पेट को एक्सपेंड किया, डायफ्राम डाउन आया, चेस्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनी, लंग्स को पूरा फिल किया, फिर ब्रीथ आउट किया, पहले चेस्ट को खाली किया, डायफ्राम थोड़ा और ऊपर पुश हुआ, फिर पेट को किया, डायफ्राम पूरा पुश हुआ, पूरे लंग्स खाली। तो पेट, चेस्ट, डायफ्राम,
रिब केज, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख रहे होंगे मैं अपनी स्पाइन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन पार्शियल। देखिए मैं कैसे स्पाइन को यूज कर रहा हूँ। अब ये स्पाइन को क्यों यूज करना है, क्योंकि ना साइंस के हिसाब से जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको बॉडी को अपलिफ्ट नहीं करना होता है, ड्रॉप नहीं करना होता है, बॉडी को एक्सपेंड और स्क्वीज करना होता है। तो यहाँ पे साइंस ने वो बात पेट को लेके की थी, क्योंकि आपको ना जब नेचुरल ब्रीदिंग जो होती है ना वो पेट से होती है, वहाँ छाती का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप सिर्फ पेट को फुलाते हैं, पेट को दबाते हैं, पेट को फुलाते हैं, पेट को दबाते हैं। ये नेचुरल ब्रीदिंग आपकी ऐसी रहेगी। देखिए मेरे, मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट दब रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट दब रहा है। ये नेचुरल ब्रीदिंग है। तो साइंस ने इसलिए ये बात बोली है कि आप शरीर को फैलाएंगे और दबाएंगे क्योंकि आप पेट का यूज़ करें। बट जहाँ चेस्ट की बात आती है, चेस्ट को सिर्फ फैलाना और कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं होता, अपलिफ्ट भी करना होता है, और वो सपोर्ट हमको स्पाइन से मिलता है। तो आप लंबर से और स्पाइन से, लंबर से और थोरेसिक से थोड़ा सा चेस्ट को 30 या 45 के एंगल पे अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइन को फ्लेक्स भी करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो चेस्ट को अपलिफ्ट और ड्रॉप करने के लिए थोड़ा सा स्पाइन की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, स्पाइन को फ्लेक्स करने की जरूरत पड़ेगी। तो करिए, ज्यादा मत करिए, हल्का करिए, जिससे सिर्फ आपकी चेस्ट अच्छे से लिफ्ट हो जाए, एक्सपेंड भी हो जाए और खुल भी जाए, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर सके। तो अब इस इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन जब होगा तो ब्रीदिंग कैसे दिखेगी, अब ध्यान से देखिएगा। मैं ब्रीदिंग करते समय बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को समझाना भी है, बट आप जब अकेले में ब्रीदिंग करें ना बोलें, कम से कम बोलें, आंखें बंद रखें, मुंह बंद रखें, अपने में, अपने मूड में रहें, अपनी ब्रीदिंग को समझें, अपने अंदर के शरीर को समझें, वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। कॉन्टैक्ट बिटवीन चेस्ट, डायाफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स, रिब केज, इंटरकॉस्टल, स्पाइनल कॉर्ड, एंड फिर बड़ी फोकस होकर करिए। चलिए आइए करते हैं। सबका यूज, पेट का, चेस्ट का, डायफ्राम का, स्पाइन का, इंटरकॉस्टल मसल का, रिब केज का। जब आप ऐसे इन सब को यूज करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर पाएंगे। और तब आपको पता चलेगा ओके, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न अब ऐसे होना चाहिए, ऐसे एयर अंदर जानी चाहिए और ऐसे एयर बाहर आनी चाहिए। एक बार में तो ये होगा नहीं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिएगा। पहले सिर्फ पेट के लिए ब्रीदिंग, पेट के लिए ब्रीद आउट, एक हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए। फिर सिर्फ चेस्ट के लिए ब्रीदिंग, चेस्ट के लिए ब्रीद आउट। ये ईजी होगा क्योंकि हम सब लोग ना चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, पेट का तो यूज ही नहीं करते हम। अगर आपको सीखना है तरीके से और तहजीब से कैसे ब्रीदिंग की जाती है, तो आप बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को, उनका पेट फूलता है, पेट दबता है। फिर जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज का प्रेशर, जिंदगी के बहुत सारी माथापच्ची, उसके चक्कर में हमारा ब्रेन भी चेंज, बॉडी भी चेंज और ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज, और सब गुड़ गोबर हो जाता है। जानवरों को देखिए, कोई टेंशन नहीं है, पेट फुला रहे, पेट दबा रहे, पेट फुला रहे, पेट दबा रहे, प्रॉपर ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। तो हम ही एक गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है। तो फिर आपने देखा एक हफ्ते पेट को टोन किया, एक हफ्ते चेस्ट को। फिर उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिशमेंट क्यों, क्योंकि पेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी को फॉलो करता है और चेस्ट अपलिफ्ट एंड ड्रॉपिंग के साथ साथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। तो दोनों में एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप इतना आसान तो होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम दीजिए। योगा इज अ आर्ट ऑफ स्लो एंड स्टेडी। रश करेंगे कभी योगा ना समझ में आएगा और ना कभी कर पाएंगे और ना ही कभी उसका कुछ फायदा होगा। स्लो करेंगे, स्लो बॉडी में जाएगा और इतना लंबे टाइम तक उसका असर होगा कि आप जिंदगी भर योगा को धन्यवाद देते रहेंगे। बट तरीके और तहजीब से करना, ये पहली कंडीशन है। तो पहले हफ्ते पेट की प्रैक्टिस, फिर चेस्ट की प्रैक्टिस, फिर दोनों के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की प्रैक्टिस, फिर आपका स्पाइन को भी फ्लेक्स करने की प्रैक्टिस। यहाँ पे आप फ्लेक्सिंग योर स्पाइन भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन ब्रीदिंग, ये इसमें ब्रीदिंग को आपको इंक्लूड करना है, तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये सिर्फ स्पाइन को फ्लेक्स करने के लिए। फिर इन सब को थोड़ा थोड़ा करके,
थोड़ा सा स्पाइन की मूवमेंट, थोड़ा पेट की, थोड़ा चेस्ट की, थोड़ा इंटरकॉस्टल मसल, थोड़ा रिब केज, थोड़ा डायफ्राम, तब जाके प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, प्रॉपर ब्रीथिंग पैटर्न एस्टैब्लिश होगा। तब जाके आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम समझ गए कि हमको कैसे प्रॉपर ऑक्सीजन को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। अब आता है दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करेंगे कि प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाए और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए इक्वल क्वांटिटी में, ना तो ऑक्सीजन ज़्यादा ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, दोनों बराबर, इक्वल ऑक्सीजन इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ना आप हाइपो वेंटिलेशन में रहें ना हाइपर वेंटिलेशन में, मॉडरेट लेवल पे आ जाए, 15 16 17 के बीच के काउंट में आ जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए एक प्राणायाम है, समवृत्ति प्राणायाम। सम मीन्स इक्वल, वृत्ति मीन्स टेंडेंसी, प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग डिसिप्लिन। ऐसा ब्रीदिंग डिसिप्लिन जो आपके इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में समान वृत्ति लाता है, समानता लाता है। इसको कैसे करेंगे आप? जब आप ब्रीद इन करें तो आप काउंट करना शुरू करें कि कितने ब्रीद इन में आप अपने लंग्स को, अपने पेट को भर ले रहे हैं, और उतने ही ब्रीद आउट में आपको उतने ही काउंट में ब्रीद आउट करके बॉडी को खाली करना है। कैसे? देखिए, ब्रीद इन, 10 काउंट में मैंने भर लिया। अब 10 काउंट में चाहे कुछ हो जाए, मुझे खाली करना है। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, ब्रीद इन का काउंट बदल सकता है। अभी मैंने 10 काउंट में भरा, हो सकता है नेक्स्ट में 8 काउंट में भरे, हो सकता है 12 काउंट में भरे। तो ब्रीद इन का काउंट हमेशा बदलता रहेगा, और उस बदलाव के साथ ही आपको ब्रीद आउट का काउंट भी बदलना है। ब्रीद इन 8 तो ब्रीद आउट 8, ब्रीद इन 10 तो ब्रीद आउट 10, ब्रीद इन 12 तो ब्रीद आउट 12। ओके, नाउ एक बार और। अभी मैंने फास्ट किया तो 16 आया, तो 16 में ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते समय मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो लगी, एनर्जी लगी। अगर ब्रीद आउट करते में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, यानी कि मेरा ब्रीद इन ज़्यादा है, ब्रीद आउट कम है, यानी कि मैं जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे ज़्यादा एक्सहेल करना है, ताकि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऐसे मेंटेन रह सके। तो इसको बोलते हैं हम समवृत्ति, जहाँ पे आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट को बराबर करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आने लगता है। और फिर आप 15 16 17 के काउंट पे एक बार आ गए, आपके लंग्स सेफ हो गए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार हो गया कि अब वो कोई भी आसन करने को तैयार है, कोई भी तरीके का सूर्य नमस्कार करने को तैयार है, कोई भी प्राणायाम, कोई भी तरीके की मेडिटेशन टेक्निक, बंधा और मुद्रा करने को तैयार है। फिर करिए योगा, और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट किए बिना ना तो सूर्य नमस्कार कीजिए ना कोई आसन करिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है गलत योगा करने से, बैक डैमेज होती है, स्पाइन की इंजरी होती है, दूसरा लंग्स कोलैप होते हैं, अस्थमा का प्रॉब्लम आता है। ये दोनों इसीलिए आता है। स्पाइन इसलिए डैमेज होती है क्योंकि फॉरवर्ड बैंड में ब्रीद आउट, बैकवर्ड बैंड में ब्रीद इन, डाउनवर्ड जाते समय ब्रीद आउट, पीछे आते समय ब्रीद इन। ये थ्योरी पता नहीं होती है, और ये थ्योरी बताई कब जाएगी, जब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना जानेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको चाहिए कि योगा बहुत अच्छे से हो, तो पहले मेडिकल रिपोर्ट जानिए, शरीर क्या है, डॉक्टरों के पास जाइए, डॉक्टरों के पास ज़रूर जाइए। आपकी लाइफ में एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, रिलायबल, जिससे आप अपने शरीर के बारे में जानें, जिनसे आप मेडिकल चेकअप करवा के अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है जानें। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं। प्लीज़, बिना डॉक्टरों के और उनके हेल्प के कोई आदमी योगा सिखा ही नहीं सकता। मैंने तो खैर डॉक्टरों से ही हेल्प ली है, मेरे खुद के ग्रैंडफ़ादर डॉक्टर थे, तो उनकी मदद से मैंने योगा और मेडिकल साइंस को कैसे मिक्स किया जाता है ये सीखा। तो डॉक्टरों की प्लीज़ मदद लीजिए। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको योगा सिखाना है किसी को, तो 3 से 4 साल अप्रेंटिसशिप कीजिए किसी डॉक्टर के अंदर पे। तो मेडिकल रिपोर्ट लाइए, मेडिकल रिपोर्ट से आपको पता चलेगा अंदर क्या है, फैटी लिवर तो नहीं है, इरिटेबल बोल सिंड्रोम तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन डाउन तो नहीं है, ब्लड ज़्यादा थिक तो नहीं है, ब्लड ज़्यादा पतला तो नहीं है, और हाइपोथायरॉयडिज़्म, हाइपरथायरॉयडिज़्म के सिम्पटम तो नहीं है, और आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी तो नहीं है कोई, ताकि आपको ये पता चल जाए योगा में क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर अपना बॉडी टाइप पता होना चाहिए,
आप वात डोमिनेटेड है, पित्त डोमिनेटेड है या कफ डोमिनेटेड है। अगर आप पित्त डोमिनेटेड और वात डोमिनेटेड जो लोग होते हैं उनकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन डोमिनेटेड होती है, और जो कफ डोमिनेटेड होते हैं उनकी बॉडी हाइपो वेंटिलेशन डोमिनेटेड होती है। शरीर का टाइप भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिसाइड करता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मजाक मत लीजिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप मदद लीजिए, वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनको, उनसे भी थोड़ा ज्ञान लीजिए जो अपनी योगा में मिलाइए, क्योंकि आयुर्वेदा के बिना तो योगा है ही नहीं कुछ। और जब आपको अपना बॉडी टाइप पता चल जाएगा, फिर वार्म अप करते समय 5 बॉडी पार्ट्स, नेक, रिस्ट, एंकल, नीज, लोअर बैक, इनको चेक कीजिए और इनकी सेफ्टी को श्योर कीजिए। फिर ब्रीदिंग पैटर्न करेक्ट कीजिए, तब जाके सूर्य नमस्कार शुरू कीजिए, आसन शुरू कीजिए। बहुत एंजॉय करेंगे आप, जो कि हम करने वाले हैं। अभी मैं सारे वर्बल वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दूँ ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हम बेसिक लेवल पे योगा शुरू करेंगे। हालांकि मैंने रील्स डाली हुई हैं, आप लोगों को बेसिक आसन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, वात पित्त कफ सब लोग कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज़ है तो मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं उनको और डिटेल में करने ही वाला हूँ। और क्या कहते हैं, आसन और सूर्य नमस्कार की ये हिस्ट्री है कि जो सूर्य नमस्कार पूरी दुनिया कर रही है, मॉडर्न सूर्य नमस्कार मैं उसको बोलता हूँ, वो सिर्फ मुश्किल से 100 साल पुराना है। आप लोग मानेंगे, सिर्फ 100 साल पुराना है वो। तो एंशिएंट एज में सूर्य नमस्कार कैसे होता था? हनुमान जी जो जिन्होंने सूर्य नमस्कार के जो जनक है, उन्होंने सूर्य नमस्कार क्या किया, ऐसे सूर्य भगवान को कैसे प्रसन्न किया, कि उनकी क्या थ्योरी है, जो थ्योरी आज के मॉडर्न उसमें हमने अडेप्ट की है। ये सूर्य नमस्कार जो अभी करते हैं 12 आसन का सेट, ये सिर्फ मुश्किल से 100 साल पुराना है, ज़्यादा टाइम पुराना। ये 5000 साल पहले जब योगा इजाद किया गया था, तब योग सूत्रा में, योग शास्त्र में, ऋग्वेदा में कहीं इसका वर्णन नहीं है। तो ये हम आगे डिकोड करेंगे कि मॉडर्न टाइम, एंशिएंट टाइम पे मंत्रा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और हठ योगा के थ्रू कैसे लोग सूर्य भगवान को प्रसन्न करते थे। तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंगली हम लोग डिकोड करते जाएंगे। तो ठीक है, आज के ये वीडियो में हमने देखा कि रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होता है, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है। और एक और चीज़ करिएगा, जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो कुछ 3-4 मिनट के लिए शवासन पे ज़रूर लेट जाइए। शवासन की डिटेलिंग अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, खाली आप लेट जाए, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाइए। आने वाले टाइम पे बिल्कुल डिटेल में शवासन भी समझाऊंगा कि उसका न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड को कैसे उसमें रिदम में लाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे, और जो आपकी स्पाइन है उसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि शवासन में आप 100% सरेंडर कर सके अपनी बॉडी को और हील कर सके। रिस्टोरेशन का हिस्सा है शवासन, वेयर एज सूर्य नमस्कार एग्जॉशन का हिस्सा है। तो एग्जॉशन कैसे किया जाता है, रिस्टोरेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, स्लो एंड स्टेडी। तो आज का टॉपिक था ब्रीदिंग पैटर्न को समझना और उसको सही करना। करिए सही, उस प्रैक्टिस कीजिए। एंड धन्यवाद।